नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है प्रयोगवादी कविता का विकास। उत्तर छायावादी काव्य की धारा के विकास क्रम को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक, प्रयोग काल जिसका समय है 1943 से 1953। दूसरा, विकास काल जिसका समय है 1953 से अब तक का। 1943 में अज्ञे जी के संपादक में विभिन्न कवियों की कविताओं का संग्रह तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इन कविताओं में प्रवृत्तिगत साम्य की अपेक्षा पारस्परिक वैषम्य अधिक है। अज्ञे जी की पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, उनके तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। प्रथम तार सप्तक के कवि हैं अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें भवानी शंकर मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती की कविताएं संग्रहित हैं। इनकी अतिरिक्त प्रयोगवाद के प्रवर्तक श्री अज्ञे ने प्रतीक नाम की पत्रिका निकाली, जिसमें समय समय पर प्रयोगवादियों की कविताएं प्रकाशित होती रहीं। पटना से निकलने वाले दो पत्र दृष्टिकोण और पाटल प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सन 1945 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रयोगवादी कवियों का अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित होने लगा। इसी समय में प्रयोगवादी कविता का नाम नई कविता पड़ गया। तार सप्तक परंपरा के अतिरिक्त कुछ अन्य भी प्रयोगवादी कवि हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैं चंद्र कुमार वरवाल, राजेंद्र यादव, सूर्य प्रताप और केदारनाथ सिंह। तार सप्तक परंपरा के सभी कवि प्रयोगवादी हों ऐसी बात नहीं है। रामविलास शर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र पर प्रगतिवाद का पर्याप्त प्रभाव है, और कदाचित यही कारण है कि रामविलास शर्मा अपने अन्य साथियों की घोर वैयक्तिकता के स्वर में स्वर न मिला सके और अंततोगत्वा वे प्रयोगवाद के राही न बन सके। प्रयोगवाद या नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमिचंद जैन, प्रभाकर माचवे, शकुंतला माथुर तथा नरेश कुमार मेहता आदि। अज्ञे के अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरि ओ करुणा, प्रभामय तथा आंगन के पार द्वार उल्लेखनीय हैं। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान तथा शिलाभंग चमकीले आदि। धर्मवीर भारती की प्रकाशित रचनाओं में कनुप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष, अंधायुग आदि उल्लेखनीय हैं। मुक्तिबोध ने भी हिंदी साहित्य को अनेक रचनाएं प्रदान की हैं, जिनमें उनकी प्रगतिशीलता का स्वर सदा उच्च बना रहा है। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग आदि भारत भूषण अग्रवाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह गीत फरोश के नाम से निकला है, जिनमें एक सच्चे एवं उच्च कोटि के कवि की आंतरिक अनुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। शकुंतला माथुर की सुहाग बेला तथा कूड़े से भरी गाड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
नई कविता के नवीन राहियों में विजयदीप नारायण शाही, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, रमेश कुंतल मेघ और हरिनारायण व्यास विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रयोगवादी साहित्यकारों का कहना है कि साहित्य में प्रयोग आदिकाल से होते आए हैं। आधुनिकतम प्रयोगवाद साहित्य का आरंभ वे निराला के कुकुर मुद्दा और नए पत्ते मानते हैं। सुमित्रानंदन पत्र प्रयोगशाली कविता का जन्म छायावादी काल से मानते हैं। उनका कहना है कि प्रसादनीय प्रलय की छाया और करुणा की कछार लिखकर वस्तु तथा छंद संबंधी नवीन प्रयोग आरंभ कर दिए थे। प्रयोगवादी साहित्य के उद्भव से पूर्व साहित्य में जो प्रयोग हुए उसमें आंतरिक स्वास्थ्य के विकास का पूरा ध्यान रखा गया और जीवन को ही प्रयोग रूप में ग्रहण किया गया। आज का प्रयोगवादी साहित्य आंतरिक महत्व को प्राधान्यता न देकर बाह्य परिवर्तन में ही प्रयत्नशील है। नवीन जीवन प्रेरणा को व्यक्त करने के लिए ही कला रूपों में नए प्रयोग सफल होते हैं, प्रयोग के लिए प्रयोग करके नहीं। प्रयोगवादी कविता में प्रयुक्त प्रतीकों में लक्षणा और व्यंजना नामक शब्द शक्तियों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। इन प्रतीकों को केवल नए सौंदर्य और आधुनिक बोध से संपन्न कविता का लेखक ही समझ सकता है। इन प्रतीकों में साधारणीकरण तथा भाव संप्रेषणीयता की मात्रा का सर्वथा अभाव है। नई कविता के प्रतीक केवल प्रतीकों के लिए आते हैं, इनका बोधगम्यता आदि से कोई सरोकार नहीं है। कला और साहित्य के क्षेत्र में नए प्रयोगों, प्रतीकों और बिंबों की सार्थकता तभी है जब वे सत्योन्मुख, जीवनोन्मुख, शिवोन्मुख और सुंदरोन्मुख हों। अब बात करते हैं हम नई प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की। इसमें पहली प्रवृत्ति आती है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रगतिवादी कविता के लेखक की अंतरात्मा में अहमनिष्ठ इस रूप से बद्धमूल है कि वह सामाजिक जीवन के किसी भी प्रकार के सामंजस्य का गठबंधन नहीं कर सकता। यह एक प्रकार के व्यक्तिवाद की परम विकृति में परिणति है। वैयक्तिकता का अभिव्यंजन आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु द्विवेदी एवं छायावादी युग में वैयक्तिकता की प्राधान्यता रही है, किंतु वह वैयक्तिकता समष्टि से सर्वथा विच्छिन्न नहीं थी। उसमें उदात्त लोक व्यापक भावना थी। पूर्ववर्ती साहित्य में वैयक्तिकता की अभिव्यंजना में सहृदय संवेदिता एवं प्रेषणीयता की पर्याप्त क्षमता थी, किंतु प्रयोगवाद की वैयक्तिकता के समीप में जर्जित तोता घोंगा ही रह गया। जहाँ कवि न हूँ न ही चतुर कहाँ हूँ जैसी उदात्त अभिव्यंजना हुई, वहाँ प्रयोगवादी काल में वैयक्तिकता आत्मविज्ञापन एवं प्रख्यापन बनकर रह गई। जैसे साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, तब मैं एकाग्रमन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। भारत भूषण अग्रवाल की यह कविता है। इन कविता नामधारी पंक्तियों में हिंदी साहित्य की कहाँ तक श्री वृद्धि होगी इस बात को तो हम जानते हैं। डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान इन पंक्तियों की व्यक्तिगता के संबंध में लिखते हैं। साधारणतः प्रयोगवादी कविताओं में एक दयनीय प्रकार की झुंझलाहट, खींच, कुंठा, किशोर औदात्य और हीन भावना ही व्यक्त हुआ है, जो कवि के व्यक्तित्व को प्रमाणित करने का नहीं, खंडित करने का मार्ग है। महान कविता का जन्म सारे संसार को, समाज को, जीवन के प्रगतिशील आदर्शों और नैतिक भावनाओं को एक उद्दंड और चिचोरी बालक की तरह मुंह बिचकाने से नहीं होता। सामाजिक बंधनों के प्रति व्यक्तिवादी प्रतिवादी का यह तरीका स्वांग बनकर ही रह जाता है। दूसरी प्रवृत्ति है अति नग्न यथार्थवाद। इस कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जिस वस्तु को एक श्रेष्ठ साहित्यकार अरुचिकर, अश्लील,
ग्राम्य और अस्वस्थ समझकर उसे साहित्य जगत से बहिष्कृत करता है, प्रयोगवादी उसी के चित्रण में गौरव अनुभव करता है। उसकी कविता का लक्ष्य दमित वासनाओं एवं कुठाओं का चित्रण मात्र रह गया है। काम वासना जीवन का अंग अवश्य है, किंतु जब वह अंग न रहकर अंगी और साधन न रहकर साध्य बन जाती है, तब उसकी विकृति एक घोर भयावह विकृति के रूप में होती है। प्रयोगवादी साहित्य में वासना की विवृत्ति उसी रूप में हुई है जैसे मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। ये शकुंतला माधव की कविता है। इन पंक्तियों में भारतीय नारी का अनावृत चारित्रिक औदात्य और दाक्षिण्य दर्शनीय है। कवि कुल गुरु कालिदास आदि ने जहाँ काम क्रियाओं का कलात्मक अभिव्यंजन किया है, वहाँ कवयित्री कामवासना के अभिधात्मक कथन में गौरव का अनुभव करती है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने कामचेष्टाओं के चित्रण प्रसंगों में गूढ़ इंगितों द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति का परामर्श दिया है। प्रयोगवादी काव्य में सामाजिकता का घोर तिरस्कार हुआ है। कवि कल्पना जो घंटों तक सहृदयों को आत्मविभोर कर देती है, यहाँ इस नई कविता में उसका स्थान महाशय फ्राइड के अवचेतनवादी मनोविश्लेषण के सिद्धांतों ने ले लिया है। प्रेम का कोई उदात्त रूप इस तथाकथित नई कविता में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। इनकी वासनात्मक दृष्टि जहाँ भी पड़ी है, वहाँ उसे कुरूपता ही हाथ लगी है, जैसे कि सुरुचि संपन्नता एवं निष्कलुष सौंदर्य इस जगत में हो ही नहीं। आश्चर्य की बात है कि यौन वर्जनाओं के वर्णन कार्य में इस धारा के कवि ने युग सत्य की अभिव्यक्ति का लवादा पहनकर अपनी ईमानदारी प्रख्यापित की है। अपनी पुस्तक तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है। उसका मस्तिष्क दमन की गई सेक्स की भावनाओं से भरा हुआ है। यह सच है कि इस नई कविता के कवि भी अपने गुरु फ्राइड के समान चले हैं। इस संबंध में कवि पंत की विचार अवलोकनीय हैं। जिस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम पर अनेक प्रकार से सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कुतर्कों में फंसकर एक कुरूप सामूहिकता की ओर बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्झरणी कलकल छलछल करती हुई फ्राइडवाद से प्रभावित होकर स्वप्निल फेनिल स्वर संगीतहीन भावनाओं की लहरियों से मुखरित उपचेतन अवचेतन की अक्रुद्ध क्रुद्ध ग्रंथियों को मुक्त करती हुई, दमित कुंठित आकांक्षाओं को वाणी देती हुई, लोक चेतना के स्रोत में नदी के जीव की तरह प्रकट होकर निम्न स्तर पर इसकी सौंदर्य भावना केंचुओं, घोंघों, मेंढकों के उपमानों के रूप में सरीसृपों के जगत से अनुप्राणित होने लगी है। अगली प्रवृत्ति है निराशावाद। नई कविता का कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य की उल्लासमयी उज्ज्वल आकांक्षा दोनों से विहीन है। उसकी दृष्टि केवल वर्तमान पर ही टिकी है। यह निराशा के कुहासे से आवृत है। उसका दृष्टिकोण दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी तथा निराशावादी है। उसके लिए कल निरर्थक है। उसे उसके दोनों रूपों पर भरोसा और विश्वास नहीं है। डॉक्टर गणपतचंद्र गुप्त के शब्दों में उनकी स्थिति उस व्यक्ति की भांति है जिसे यह विश्वास हो कि अगले क्षण प्रलय होने वाली है, अतः वे वर्तमान क्षण में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रंग रंग में अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अगली प्रवृत्ति है अति बौद्धिकता। आज की नई कविता में अनुभूति एवं रागात्मकता की कमी है। इसके विपरीत इसमें बौद्धिक व्यायाम की उछल कूद आवश्यकता से अधिक है। नया कवि पाठक के हृदय को तरंगित तथा उद्वेलित न कर उसकी बुद्धि को अपनी पहेली बुझोभल के चक्रव्यूह में आबद्ध करके उसे परेशान करना चाहता है।
वह कुरीद कुरीद कर अपने मस्तिष्क से कविता को बाहर निकालकर पाठक के मस्तिष्क पर उसका बोझ डालकर उसे भी अपना मस्तिष्क कुरीदने पर विवश करना चाहता है। जैसे अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूं, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूं, निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दूं, संबोधनों के स्वर्ग को उपसंहृत कर दूं, आत्मा को न मानूं, तुम्हें न पहचानूं, तुम्हारी द्वैधीयता को स्थिर शून्य में उछाल दूं, तभी, हाँ शायद तभी। ये किसी सफल नए कवि की पंक्तियां हैं, क्योंकि ये पाठक के मस्तिष्क को परेशान करने में पूर्ण समर्थ हैं। यदि यही कवि नियम है तो फिर सभी कवि हो सकते हैं। अगली प्रवृत्ति है वैज्ञानिक युगबोध और नए मूल्यों का चित्रण। प्रस्तुत काव्यधारा के लेखक ने आधुनिक युगबोध और वैज्ञानिक बोध के नाम पर मानव जीवन के नवीन मूल्यों का अंकन न करके मूल्यों के विघटन से उत्पन्न कुत्सित विकृतियों का चित्रण किया है। नई कविता के लेखक ने संक्रांति जन्य त्रास, यातना, घुटन, द्वंद्व, निराशा, अनास्था, जीवन की क्षणिकता, संदेह तथा अनेकता विव्यक्त व्यक्तित्व का निरूपण किया है। इसे आधुनिक बोध या वैज्ञानिक बोध कहना नितांत भ्रामक है। निसंदेह आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य की आस्था, विश्वास, करुणा और प्रेम जैसी चिरंतन भावनाओं को जोरदार आघात पहुंचाया है, किंतु ये उसके केवल निषेधात्मक मूल्य हैं, जिसके अतिरिक्त परस्पर सहयोग, विश्व मानवता, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीयता, स्थान और समय के व्यवधान की समाप्ति तथा ज्ञान की अपरिमित विस्तार आदि उसके विद्यात्मक मूल्य हैं। इसके बाद आता है उपमानों की नवीनता। उपमानों की नवीनता रूपकों का विधान और अलंकारिकता के संबंध में भी नई कवि ने नितांत अलौकिक नवीनता को खोजना चाहा है। जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है, बिजली की स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है, पहले दर्जे में लोग कफन की भांति उजले वस्त्र पहने पूर्व दिशा में हड्डी के रंग वाला बादल लेटा है। मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि कलाकार को नवीनता के आवेश में औचित्य का अतिक्रमण करके बाजीगर नहीं बन जाना चाहिए। अलंकारिकता के नियोजन में सुरुचि का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अगली प्रवृत्ति है विषय परिधि। प्रयोगवादियों का दावा है कि नई कविता का संबंध किसी एक देश विशेष न होकर समस्त संसार के साथ है, अतः उसके विषयों की परिधि भी अत्यंत व्यापक है। इसमें अणियान से महियान एवं सूक्ष्म से स्थूल सभी विषय ग्रहण किए जाते हैं। यही कारण है कि इस कविता में चींटी से लेकर हिमालय तक सब प्रकार के पदार्थों का ग्रहण किया गया है। नए कवियों का विश्वास है कि संसार की कोई भी वस्तु अवहेलनीय नहीं है। प्रयोगवादी कवि ने अपनी असामाजिक एवं अहंवादी प्रवृत्ति के कारण तुच्छ से तुच्छ वस्तु को अपनी कविता का विषय बना लिया है। उसके सामने हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही है काव्य है वाला काव्य का कोई उच्चादर्श नहीं है। इसलिए कविता में पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याले, सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिए, गरम पकौड़ी, बांस की टूटी हुई टट्टी, फटी ओढ़नी की चिंदियाँ, मूत्र संचित मृतिका की वृत्ति में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धन गदहा आदि इसके चित्रण हैं। शैलीगत रूढ़ियों और परंपराओं के समान उसे विषय संबंधी कोई भी रूढ़ी मान्य नहीं है। अगली प्रवृत्ति है छंद। कविता के अन्य क्षेत्रों के समान प्रयोगवादी कलाकार प्राय छंद आदि के बंधन को स्वीकार न करके मुक्तक परंपरा पर विश्वास रखता है और उसने इसी का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन्होंने लोकगीतों के आधार पर अपने गीतों की रचना की है।
कहीं कहीं पर इन्होंने इस क्षेत्र में अपने नए प्रयोग किए हैं। भाषा। प्रयोगवादी कवि ने कहीं कहीं पर भाषा के अच्छे प्रयोग किए हैं, किंतु कहीं कहीं पर उसने अपनी विलक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति के कारण खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप की अवहेलना की है। जैसे शक्ति दो बल है पिता, जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कुली की सीट लपकती चाल छटपटाए। तुमसे मिला है जो क्षत विचित जीवन का हमें दाए, उसे क्या करें। तुमने जोड़ी है अनाहत जीजी विषा, उसे क्या करें। कहीं अपने पुत्रों, मेरे छोटे भाइयों के लिए यही कहो। जहाँ तकनी आय व्याकरण की दृष्टि से चिंत्य अथवा तथा संदर्भोपेक्षा की दृष्टि से विशक्त तथा जीजीविजय शब्दों का अर्थ गंभीर विचारणीय है। अब हम बात करते हैं प्रयोगवाद और आलोचक की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगीन जैसे हिंदी के अधिकारी समालोचक विद्वानों ने कविता की इस धारा को एकमात्र अस्वस्थ बताया है और प्रयोगवादी बाल कवियों की कटु आलोचना की है। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है कि किसी भी अवस्था में यह प्रयोगों का बाहुल्य वास्तविक साहित्य सृजन का स्थान नहीं ले सकता। उनका कहना है कि इस नई कविता में अति बौद्धिकता है और साधारणीकरण का नितांत अभाव है। उनके अपने शब्दों में यह कौन सी नवीनता है जिसकी साधारणीकरण में इतना संदेह है और विश्वास है। निश्चय ही साधारणीकरण में विलंब या असामर्थिक वे ही कृतियाँ उत्पन्न करती हैं जिनकी भावधारा असामाजिक है, लोक रुचि अथवा लोक की आशा आकांक्षा के प्रतिकूल है, इतनी निजी या वैयक्तिक है कि समाज उसी की अपेक्षा करता है, अथवा ऐसी उलझी हुई और रहस्यमय कि अब उस तक पाठक की पहुंच नहीं हो पाती। प्रयोगवादियों की बुद्धि रस की कल्पना का बात करते हुए वे लिखते हैं, काव्य की प्रक्रिया भावमूलक ही होती है। प्रतिभाशाली कवि आवश्यक बौद्धिक और दार्शनिक तथ्यों का अपनी भावमयी रचना में समाहार किया करते हैं। शायद ही कोई कृति हो जिसमें बौद्धिक चेतना का प्रवेश नहीं हो पाया, परंतु बुद्धि रस तो एक अनोखा पदार्थ है। काव्य के इतिहास में यह शब्द इससे पूर्व कभी नहीं आया। यहाँ इसका निषेध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पर गंभीरतापूर्वक आस्था रखने वालों की संख्या नगण्य है। तथाकथित नई कविता में इसी बुद्धि रस का बाहुल्य है, इसलिए कविता की यह नई धारा साहित्यिकों के लिए अटपटी और अग्राह्य बनी हुई है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने नई कविता पर आक्षेप लगाए हैं। अनेक रचनाएं क्षणिक विनोद अथवा भौणे व्यंग की सृष्टि के आगे नहीं आती। आगे बढ़ने पर ऐसी रचनाओं से सबका साबका पड़ता है जिसमें अर्थ परंपरा टूट जाती है और पूरी रचना पढ़ लेने पर भी किसी भावान्विति का बोध नहीं होता। भावधारा की विरलता है, इसमें भावना अंतर्मन की उसास भर रही है। इन रचनाओं में सामाजिक और व्यवहारिक तथ्यों का नितांत अभाव है। इनमें सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व के प्रति विद्रोह तथा नैतिक, सैद्धांतिक एवं चारित्रिक दृष्टि, कर्मण्यता और क्रियाशीलता का अभाव है। इस संबंध में डॉक्टर नगीन के विचार भी अवलोकनीय हैं। हमें प्रयोगों से चिढ़ नहीं, यदि वे प्रयोग के लिए लाभ और जीवन के लिए हों। डॉक्टर नगीन के शब्दों में काव्यों के मूल तत्व रस पर दृष्टि केंद्रित रखकर काव्य को गतिरोध और रूढ़िजाल से मुक्त करने के लिए नए प्रयोग स्तुत्य हैं। वे काव्य के साधक हैं, परंतु क्रम को उल्टा करके काव्य की आत्मा का तिरस्कार करते हुए प्रयोगों को स्वतंत्र महत्व देना, उन्हें ही साध्य मान लेना और उनकी हल्की साहसिकता मात्र से काव्यगत मूल्यों का अनुचित तथा अनावश्यक क्रम विपर्य है। अपनी असामर्थ्य पर आवरण डालने के लिए पाठक को नई बुद्धि मांग लाने की दुहाई देना ठीक नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में
पाठकों के दिमाग को अपनी कविता के लिए अनफिट घोषित करके अपने अहम की डुगडुगी बजाते चलना वैसा ही है जैसा कि चीनी के स्थान पर नमक का बोरा लेकर बैठ जाना और प्रति ग्राहक को यह कहना कि तुम्हारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया है। किसी नई जिह्वा से इसे चखो। इस नई कविता की इन विकृतियों को देखकर सुमित्रानंदन पंत को लिखना पड़ा। जिस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तर्कों में फंसकर एक कुरूप सामूहिकता की ओर बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्झरणी कल छलछल करती हुई फ्राइडवाद से प्रभावित होकर स्वप्निल फीनिल स्वर संगीतहीन भावनाओं की लहरियों से मुखरित उपचेतन अवचेतन की रुद्र क्रुद्ध ग्रंथियों को मुक्त करती हुई दमित कुंठित आकांक्षाओं को वाणी देती हुई लोक चेतना के स्रोत में नदी के द्वीप की तरह प्रकट होकर अपने प्रत्यक्ष अस्तित्व पर अड़ गई। अपनी रचनात्मक विकृतियों के कारण अपने निम्न स्तर पर इसकी सौंदर्य भावना केंचुओं, घोंघों, मेढकों के उपमान से रूप में सरीसृपों के जगत में अनुप्राणित होने लगी। निसंदेह नई कविता के नाम पर बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसका कोई साहित्यिक मूल्य नहीं है, फिर भी उसमें बहुत थोड़ा सा अंश ऐसा भी है जिसमें साहित्य की संपत्ति बनने की क्षमता है। कहीं कहीं शैलीगत सौंदर्य, काव्य विधाओं के कतिपय नवीन प्रयोग, विषय परिधि विस्तार और कहीं कहीं पर मार्मिक प्रतीकों, बिंबों और व्यंग्यों का विधान इसकी काव्यधारा की अपनी उपलब्धि है। धन्यवाद।